हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, द ब्यूरोक्रेसी में। हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने रेनेसां के बारे में डिस्कस किया था, जो इंडिया में काफ़ी लेट शुरू हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा था। लोगों तक बात पहुंची, लोग जागरूक हुए, उठ खड़े हुए राष्ट्रीय आंदोलन में और अपनी भागीदारी दी। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो संस्थान हैं, इनका काफ़ी महत्व है, जिसे आपको याद रखना होगा। ठीक, तो ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से रिवोल्ट होता है 1857 का। 1857 जो बीच का टाइम पीरियड है, वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1858 का, और गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसरॉय की नियुक्ति करी गई। कुछ पावर कम कर दी गई किसकी, गवर्नर जनरल की। और अब ब्रिटिश कह सकते हैं कि क्राउन के अधीन सीधे किसको रख दिया गया, इंडिया को। ओके, अब थोड़ी जागरूकता बढ़ी है लोगों में, लोग जागरूक हो रहे हैं। ब्रिटिश का असली कैरेक्टर दरअसल लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, तो हालांकि ब्रिटिश ने अपने कई सारे विश्वास पात्र मित्र भी बना रखे हैं, कई सारी ऐसी प्रणाली स्थापित करके, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट्स में जमींदार वर्ग काफ़ी सशक्त हुआ था। तो वो लोग तो उनके साथ हैं ही, खैर इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा कार्यक्रम पहुंचता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। हालांकि इसको मैंने एक लेक्चर में स्ट्रीम्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है 1885 से लेकर चलेगा ये मामला 1947 तक, भारत की आज़ादी तक। ठीक, इतिहासकारों ने इसको 3 पार्ट में बांट रखा है कि जिस वर्ग ने इसको डोमिनेट किया उसके नाम पर। तो शुरुआत के जो 20 साल हैं 1885 से 1905 तक का, इनको नाम दिया गया है मॉडरेट्स का, यानी कि इसको उदारवादी नेता कहा जाता है, इस युग के नेताओं को। दूसरा नाम दिया गया है 1905 से लेकर 1919 तक, ये नाम दिया गया है एक्सट्रीमिस्ट्स को, यानी कि उग्रपंथी के नेता जो हैं। और तीसरे हैं गांधीवादी युग, यानी कि 1919 से 1947। ये आप भली भांति जानते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे, मेरे को अच्छी तरह पता है। इतिहासकार काफ़ी मेहनत करते होंगे और तब डिसाइड करते होंगे कि ये युग या ये जो फेज़ है, ये जो एरा है, किसके नाम किया जाए। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या रहा होगा कि अंग्रेज़ों तक एक बात पहुंचानी है, एक प्रकार का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया लेवल का, ठीक, जिससे कि अंग्रेज़ों को पता चल जाए कि अंदर खाने में क्या पक रहा है, जिसका अंदाज़ा ये लोग 1857 में नहीं लगा पाए थे। तो कांग्रेस की स्थापना करी तो इसी उद्देश्य से गई थी कि व्हाट इज कुकिंग इनसाइड द पॉट एंड लेट अस नो व्हाट इज रनिंग इन इंडिया राइट नाउ। ये पॉलिसी थी किसकी, ब्रिटिश की, जिसको हम सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। हो सके तो पढ़ लीजिएगा। बिपिन चंद्र की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नाम की बुक है, उसमें इसके 2 चैप्टर हैं, द मिथ एंड द रियलिटी। समय हो तो पढ़ लीजिए, फिलहाल समय है, आप पढ़ सकते हैं कि इस मिथ और रियलिटी में क्या है। कांग्रेस की स्थापना से पहले क्या कोई राजनीतिक संगठन भारत में काम नहीं कर रहा था? तो इसका जवाब है नहीं कर रहा था। कांग्रेस से पहले जितने भी संगठन थे, उनका स्कोप क्या था, लोकल था, किसी खास वर्ग का हित साधता था, जैसे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो जमींदारों के वर्ग के हितों के लिए बनाई गई थी, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को एक जानकारी इसकी भी होनी चाहिए कि क्या कांग्रेस से पहले कई सारे संगठन काम कर रहे थे या नहीं। बिल्कुल कर रहे थे। आप पढ़ेंगे उसको, कब बने थे, किस वर्ष में बने थे, कहाँ बने थे, और उसकी स्थापना किसने करी थी। मैं मान के चलता हूँ कि एक क्वेश्चन वहाँ से भी आने के लिए तैयार रहता है। नहीं आता क्वेश्चन कोई बात नहीं, लेकिन वो बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मॉडरेट लीडर्स हैं, इनके शासन करने का तरीका, इनके डिमांड करने का तरीका कुछ इस प्रकार से था कि इनको बड़ा विश्वास था किस पे, ब्रिटिश के जस्ट रूलिंग में। उनको यकीन था ब्रिटिश के न्यायप्रिय शासन पर। तो लोग रिक्वेस्ट करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स पे विश्वास करते थे, निवेदन करते थे, पत्र लिखते थे,
और साल भर इनके कार्यक्रम इस प्रकार से चलते थे, अखबारों में लेख लिखे जाते थे, लेकिन जो मास मूवमेंट जिसको हम कहते हैं उसको ये क्रिएट नहीं कर पाए। एक तो ये भद्रजन थे, यानी कि इंग्लिश में सारी चीज़ें इनकी होती थी, अखबार में इंग्लिश में लिखा जा रहा है, तो जिसको इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती वो कैसे पढ़ेगा, मास मूवमेंट कैसे क्रिएट होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक स्पेसिफिक लोगों का ही आंदोलन बन के रह गया था। साल में एक बार मुलाकात होती थी किसी फला फला शहर में, कांग्रेस का जिसको हम अधिवेशन कहते हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम डिस्कस किया जाता था, हम लोग ये सब करेंगे साल भर, और दूसरी पंक्ति के जो नेता ये सब देख रहे हैं, कहते हैं कि क्या इस तरीके से आज़ादी मिलेगी, तो चलो ठीक है तुम सीनियर हो, करते रहो इस काम को। लेकिन 1905 आते आते जब बंगाल का विभाजन हो गया, स्वदेशी आंदोलन हुआ, तब अंदर की आग भड़की, आगे नहीं भैया ऐसे नहीं मिलने वाली आज़ादी, हमको आगे आने दो। तो तब आते हैं एक्सट्रीमिस्ट वाले नेता, जिसमें 3 नाम जान लेने जरूरी हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, बाल पाल लाल या BPL कह सकते हैं। इस फेज़ को सबसे अधिक डोमिनेट किया है एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने, और इसी दौरान हम और भी कई सारे डेवलपमेंट्स होते हुए देखेंगे, जैसे कि 1906 का मुस्लिम लीग कैसे बना, क्यों बना और किस प्रकार से जिम्मेदार बनता है भारत के विभाजन का। एक बीज बोया गया था जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जो 1940 आते आते एक विशाल वृक्ष बन चुका है जिसका नाम है कम्युनलिज्म, और यही शक्ल देता है किस चीज़ की, नए राष्ट्र की डिमांड की, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1907 का सूरत अधिवेशन भी जानेंगे आप, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और कैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो नेता हैं इनकी विचारधारा पूरी तरीके से अलग हो गई और ये दोनों बट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो नेता हैं ये पूरी तरीके से सरकार के विरोधी हैं, और जो मॉडरेट्स हैं ये काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार इसी दौरान हम देखेंगे कि 1909 में सरकार क्या लेकर आती है, सरकार लेकर आती है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले नाम के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मिंटो नाम के वाइसरॉय, सुधार के नाम पर आरक्षण दे दिया गया, मुसलमानों को आवंटित कर दिया गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो इसने भी काफ़ी कुछ एक कह सकते हैं वेव क्रिएट कर दी उसके अगेंस्ट। आगे हम बढ़ेंगे और इसी दौरान हम देखेंगे लखनऊ पैक्ट 1916 वाला, ठीक है, और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, और वो सारे कार्यक्रम भी देखेंगे। 1914 का वर्ल्ड वॉर भी देखेंगे आप, किस तरीके से उसने आंदोलन को काफ़ी तेज़ी प्रदान करी, और कई सारे क्रांतिकारी गतिविधियां हमको भारत से बाहर भी देखने को मिलती हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, गदर आंदोलन, और भी कई सारे न्यूज़पेपर्स जो इंडिया से बाहर क्रांतिकारी रह रहे थे उन्होंने पब्लिश किए, ठीक है, जैसे कि सर्कुलर आज़ादी रामनाथपुरी का, ठीक है। तो ये जो सारे देश हैं यूरोप के अलग अलग, कनाडा, USA, ये क्या बनते हैं, शरणगाह बनते हैं किसकी, ऐसे आंदोलनकारियों की, और वहीं से आंदोलन चल रहा है, और उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ओके, तो इस बीच हम देखते हैं कि कैसे रोलेट एक्ट लाया जाता है, सरकार लाती है, और जो एंटी गवर्नमेंट गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा कानून लाती है कि किसी भी व्यक्ति पर संदेह है सरकार को तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के की कोई भी सुनवाई नहीं होगी, नो अपील, नो वकील, नो दलील, लॉ कहा गया उसको। इसके विरोध में पंजाब में आंदोलन हुए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू ने अगुवाई करी उस आंदोलन की, लेकिन उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और उनकी रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में क्या होता है, एक सभा बैठती है, जिसके लिए हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग कांड होता है। और इस तरीके से इन दिस वे दिस एपिसोड टर्न्स द एंटायर वेव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इस समय तक गांधी जो कोऑपरेट कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, ही टर्न नॉन कोऑपरेटर, एंड इन दिस वे द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक, तो अभी मैं आपके साथ सिर्फ यही चीज़ डिस्कस करूँगा। ये जो फेज़ है इसको हम अपने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में रखेंगे कि गांधीयन एरा में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो जो मैंने इतनी जल्दी जल्दी आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं
कम से कम वो फ्रेमवर्क आप हमेशा तैयार रखिए अपने मॉडर्न इंडिया में, नेशनल मूवमेंट में एटलीस्ट